नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ घंटों बैठक जो चली, उसमें क्या कुछ रहा और क्या नतीजा निकला और किस लिए ये बैठक की गई, आखिर किस पृष्ठभूमि में इस बैठक को हम देख सकते हैं और क्या इसके पीछे अमेरिका का भी कोई हाथ है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश आज करेंगे। किसको क्या हासिल हो सकता है, क्या नहीं, अब जम्मू और कश्मीर में किस तरह की सियासी हलचल देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सोनिया गांधी की डिजिटल सियासत में कैसे एक बार फिर से वो विषयांतर होकर कोरोना और महंगाई पर तो रही, लेकिन अपने अंदर की जो समस्या है उससे समझने में नाकाम कांग्रेस दिखी। आपको इन तमाम खबरों के साथ साथ हम बताएंगे कि न्यूज़ पोर्टल पर लागू होने वाले नए आईटी रूल्स को क्यों अदालत में चुनौती दी गई है और साथ ही धरोहर की भी बात होगी, कुछ यादों को भी आपके साथ बांटेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ और सुर्खियों पर भी नज़र डालते हैं जो आज दिन भर हम सब के लिए बेहद अहम रहीं। और सुर्खियों की बात करें तो आज रिलायंस की 44वीं सालाना जनरल मीटिंग में कंपनी की ओर से कई घोषणाएं की गई, जिसमें गूगल के साथ मिलकर नया अफोर्डेबल फ़ोन और 5G को भी लेकर घोषणा की गई। इस मौके पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी मौजूद थे। हालांकि सुंदर पिचाई को लेकर गूगल में काफ़ी नाराज़गी चल रही है, लेकिन रिलायंस के साथ जो ये सहयोग है वो एक बड़ा कदम माना जा रहा है रिलायंस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो को लेकर कानूनी पचड़े में फंसे ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है। यूपी पुलिस के नोटिस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी है और गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। उधर बिहार विधानसभा में उन्हीं विधायकों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। ये फरमान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जारी किया है। बिहार में कुछ दिनों में ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। ऐसे में जिन विधायकों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उन्हें परेशानी हो सकती है। हालांकि बिहार की जनता का मानना है कि शुक्र है कि अब नीतीश कुमार का चेहरा तो देखने को मिलेगा, जो कोविड के दौरान लगातार जिन्होंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया था। इस बीच कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ी है, लेकिन संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है। देश में एक बार फिर से 50,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 54,069 नए कोरोना केस आए हैं और 1,321 संक्रमितों की जान जाने की खबर है। यानी कि तीसरे वेव की आहट के पहले ये स्थिति चिंताजनक है। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव जाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली से कानपुर के लिए खास ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। राष्ट्रपति जिस ट्रेन से जाएंगे वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा में चलने वाली इस ट्रेन में 2 विशेष बोगी लगाई गई है, उनमें बुलेट प्रूफ शीशे लगे हैं। इस ट्रेन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा होगा, यानी कि भव्य तरीके से राष्ट्रपति पहुंचेंगे। राष्ट्रपति लखनऊ भी जाने वाले हैं और इनके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश भी रहेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको और भी कुछ अपडेट्स देते रहेंगे जो कि आज दिन भर आप देखते रहे हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त पूरे देश की जो नज़र लगी रही वो थी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग पर। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बातचीत से हल न किया जा सके। जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में अब यही बात आई है, इसलिए अब तक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सख्त रहे प्रधानमंत्री मोदी आज हंसते मुस्कुराते और मुलायम दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ कई घंटे बैठक चली। राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में ये बड़ा कदम माना गया। बैठक में गुपकार संगठन और कांग्रेस भी शामिल रही।
पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए राज्य के 14 नेताओं को आमंत्रित किया था। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। हालांकि ये माना जा रहा है कि अचानक ही तमाम नेताओं को बुलाकर बात करने का ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी का, ये सब कुछ सहज नहीं है। इसके पीछे एक खास पृष्ठभूमि है। ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं का दबाव है जो आज हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा बनकर निकला है। आखिर ये क्या है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के मकसद को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ये पहली बैठक है। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था। मांग थी, फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी हमारी। मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। सरकार बैठक को सकारात्मक मान रही है। परिसीमन का काम तेजी से जारी है और सरकार की परिसीमन के आधार पर राज्य में बदलाव का अगला कदम उठाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। भले ही लंबी चली ये बैठक किसी मुकाम तक पहुंचने में नाकाम रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये अलग बात है कि तुरुप का पत्ता सरकार के हाथ में है, क्योंकि राज्य के नेताओं के साथ सहमति नहीं बन पाने की सूरत में भी सरकार के पास फैसले लेने का अधिकार है। जहां तक गुपकार संगठन की बात है तो कहा जाता है कि रानी रूठेगी तो सुहाग अपना लूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे जब विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका पहुंचे थे, हालांकि बात तो थी वैक्सीन को लेकर, लेकिन उसी के बाद से ये इशारा मिलने लगा था कि बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर में कुछ बदलने वाला है। ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन इस बात पर बिल्कुल पुख्ता हैं कि जम्मू और कश्मीर के बीच सब कुछ ठीक होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। उनका मानना ये है कि अफगानिस्तान से जैसे अमेरिकी सेना हट रही है, ऐसे में पाकिस्तान की मदद की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी और यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है तो ये अमेरिका के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत करीब रहे थे, अब जो बाइडेन से भी नज़दीकी चाहते हैं, जो कि भारत के लिए ज़रूरी है।
और इसी वजह से जयशंकर जैसे ही भारत आए तभी से कवायद शुरू हो गई थी। सबसे पहले मनोज सिन्हा को बुलाया गया, उनसे हालात को समझने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि आप तमाम नेताओं को तैयार करें। इसमें गुलाम नबी आज़ाद की भी मदद ली गई और उसके बाद सभी नेताओं को तुरंत ही बुला लिया गया और उनसे बातचीत करने का दौर शुरू किया गया। हालांकि इसके पहले सरकार ये चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया जाए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 14 नेताओं की बैठक के पहले ही गुपकार के नेताओं में मतभेद की बात शुरू हो गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने केंद्र से पाकिस्तान से भी बातचीत की मांग की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए अपना वतन ही सब कुछ है और वो सिर्फ अपने पीएम से बात करना चाहेंगे। समझा जा रहा है कि अगर गुपकार संगठन केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अड़ियल रुख अपनाता है तो राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाएगा, जिसकी चिंता उन नेताओं को भी है। लेकिन इस बातचीत का और इस दबाव का क्या फ़ायदा जम्मू और कश्मीर पर होगा, ये बताना बहुत मुश्किल नहीं है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिशें बहुत तेज़ हैं और सरकार भी इसमें आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि यही वादा रहा था प्रधानमंत्री मोदी का भी, और इसी कोशिश में ये जो कदम है उस पहल के तौर पर देखा जा सकता है। उधर जम्मू कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री की बैठक का मकसद सूबे में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली बताया जा रहा है, लेकिन गुपकार संगठन और विपक्ष को इसमें सरकार की मंशा पर संदेह नजर आ रहा है। समझा ये जा रहा है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देकर कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर केंद्र घाटी पर अपना सीधा नियंत्रण रखने के फिराक में है। वहीं विपक्ष को परिसीमन के बहाने जम्मू कश्मीर को मुस्लिम बहुल प्रदेश आबादी के अनुपात में बदलाव की आशंका नजर आ रही है। हालांकि यदि ऐसा होता है तो भी ये माना जा रहा है, जानकारों का ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर में स्थितियां सामान्य करने में काफ़ी सुविधा होगी। हालांकि कुल मिलाकर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उस पर नज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी जा रही है। यूएन से लेकर तमाम उन देशों की भी इसमें रुचि है जो न केवल भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी तरीके से व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, बल्कि ज़रूरी ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान का हर एक कदम और उसमें कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी जरूरी रहेगा। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के नेताओं से बैठक का मकसद दुनिया भर को अपने लोकतांत्रिक होने का संदेश देने की सरकार की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का रहा है, जबकि विपक्ष और गुपकार संगठन धारा 370 और 35A को बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। समझा जा रहा है कि गुपकार के साथ राजनीतिक समझ नहीं बन पाने की सूरत में सरकार जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने का मन बना चुकी है। इसी के साथ राज्य में परिसीमन के जरिए 7 और सीटों को जोड़ने की संभावना है, जिससे बीजेपी का राज्य का पुनर्गठन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त संवैधानिक स्पेशल स्टेटस और राज्य का दर्जा छीनने के बाद केंद्र सरकार ने यहां राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव करवाया था। वहीं अब विधानसभा चुनाव कराने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया था, जिसे इस साल 3 मार्च को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन कोरोना की वजह से आयोग फरवरी तक अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सका है। लेकिन आयोग ने अब परिसीमन का काम तेज कर दिया है। 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 60 के तहत परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 की जाएगी। इसके पूर्व जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 111 सीटें थीं, जिनमें से जम्मू की 37, कश्मीर की 46 और लेह लद्दाख की 4 सीटें हैं। परिसीमन के बाद जम्मू में 7 सीटों का इजाफा होगा। वहीं कुल सीटों में 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की रखी जाती है। पीओके की ये सीट पाक अधिकृत कश्मीर पर देश के दावे के तहत तय की गई थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद
किए जा रहे राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में इन सीटों पर क्या फैसला होगा, क्योंकि इन सीटों की वजह से कश्मीर का पलड़ा जम्मू पर भारी पड़ता है। 5वें परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 और लद्दाख से 1 सीट मिलाकर 6 सीटें हो जाएंगी। जाहिर है कि परिसीमन के बाद जम्मू को अलग राज्य बनाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में कश्मीर घाटी को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र सीधे शासन कर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बढ़ते दबाव के बीच मोदी सरकार को एक बार फिर कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बैठकों की बात हो रही है तो एक बैठक और हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पार्टी के महासचिवों और पदाधिकारियों के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की और पार्टी नेताओं को कोरोना महामारी में आम लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा। सोनिया ने कहा कि पार्टी को वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट दूर करने में लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कोरोना महामारी को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया। यूं तो कोरोना महामारी के दौर में सोनिया गांधी की पार्टी नेताओं से होने वाली मुलाकातें लगभग बंद हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग के जरिए सोनिया गांधी पार्टी के महासचिवों और पदाधिकारियों से मुखातिब हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को महामारी के दौर में सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्होंने तीसरी लहर में बच्चों पर असर की आशंका जताई तो वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी चिंता जाहिर की। भले ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस की राजस्थान सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन वैक्सीन की बर्बादी का आरोप गहलोत सरकार पर ही लगा है, बल्कि टीकाकरण की गति भी धीमी बताई जा रही है। सोनिया बच्चों पर महामारी के असर को लेकर खासी चिंतित दिखी। तीसरी लहर के मद्देनजर सोनिया ने कहा कि तुरंत प्रभावी कदम उठाने और दूसरी लहर से लोगों को हुई तकलीफ से सबक लेने की भी जरूरत है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कोरोना को लेकर श्वेत पत्र जारी किया था। राहुल गांधी ने सरकार को सीख देते हुए तीसरी लहर के लिए तैयारियां तेज करने के लिए कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि उनका मकसद सरकार की मदद करना है, लेकिन राहुल मोदी सरकार को दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताना भी नहीं भूले। जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। बहरहाल कांग्रेस डिजिटल दुनिया से बाहर आकर जमीन पर उतरने से हिचक रही है। हिचक की वजह कांग्रेस के संगठन में बिखराव और कार्यकर्ताओं का अभाव माना जा रहा है। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब समेत कई राज्यों में कांग्रेस कलह की शिकार है, तो गांधी परिवार के बाद असंतुष्ट नेताओं की लंबी चौड़ी दूसरी कतार है। एक तरफ बीजेपी यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और बूथ को मजबूत करने की मुहिम चला रही है। वहीं यूपी के नेताओं को प्रियंका गांधी के लखनऊ आने का इंतजार है। वो गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी आइए, जमीन तैयार है, क्योंकि सच्चाई ये है कि गली कूचों से गुजरे बगैर सोशल मीडिया के संदेशों से सियासत नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन कांग्रेस की इस पूरी बैठक को कुछ इसी तरीके से जानकार ले रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस मूलभूत मुद्दे से भटकी हुई दिखी। गौरतलब है कि कांग्रेस के अंदर आपसी उठापटक इस वक्त चरम पर है और हमेशा की तरह कांग्रेस उस तनाव से भागती हुई दिखी। सोशल मीडिया के बाद अब देश के न्यूज पोर्टल भी नए सूचना तकनीक नियमों की जद में आ गए हैं। इसके विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। आईटी नियमों के विरोध में देश के 13 मीडिया संगठनों ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन या DNPA और पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। याचिका नए सूचना तकनीक नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देता है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा कहता है। उच्च न्यायालय ने इस मामले को संगीतकार और लेखक TM कृष्णा द्वारा दायर एक अन्य पूर्व याचिका के साथ टैग किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन और पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि डिजिटल मीडिया को आईटी नियमों के तहत लाना गलत और मीडिया घरानों का मनमाना वर्गीकरण है, क्योंकि बिना उनसे चर्चा किए इन्हें लागू किया गया है और उनके कामकाज पर अनुचित प्रभाव डालेगा। याचिका में कहा गया कि आईटी नियम 2021 निगरानी और भय के युग की शुरुआत है, जिसके परिणाम स्वरूप स्व सेंसरशिप का खतरा है और जो भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। याचिका में नियम 16 को लेकर ज्यादा आपत्ति है। दरअसल नियम 16 केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पूरी तरह से मनमाना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आपातकालीन अवरोधक शक्तियां प्रदान करता है। सरकार का कहना है कि नियमों का मकसद डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। याचिका में तर्क दिया गया कि ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 समानता 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशे के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। आईटी नियम 2021 के तीसरे हिस्से के तहत डिजिटल न्यूज पोर्टल को रेगुलेट करने पर जोर है। इसके तहत सरकार डिजिटल न्यूज पोर्टल पर निगरानी रखने के साथ उन्हें कोड ऑफ एथिक्स के तहत लाना चाहती है। याचिका में कहा गया कि प्रिंट और प्रसारण में पारंपरिक और विरासती मीडिया आउटलेट के लिए पहले से ही कई नियम हैं, साथ में सेल्फ सेंसरशिप के नियम भी हैं, जिनके तहत इंटरनेट और डिजिटल मीडिया पहले से ही काम कर रहे हैं। नए नियम न सिर्फ भ्रांति पैदा करेगा बल्कि खबरों की बेवजह सेंसरशिप भी करेगा। डीएनपीए की याचिका नए आईटी नियमों के खिलाफ ऐसी 9वीं याचिका है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए पर्याप्त आधार है। आशंका है कि इस तरह के प्रावधानों के तहत जबरदस्ती की जा सकती है। पीठ ने केंद्र की तरफ से कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने पर याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। नए आईटी नियमों को लेकर चिंता जताई जा रही है कि बिना विधायी कार्रवाई के सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे का विस्तार डिजिटल समाचार मीडिया को इसके अंतर्गत ला दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात धरोहर की। आज हम बात कर रहे हैं एलिफेंटा की गुफाओं की। मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के बीच द्वीप में बने एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध संस्कृति की धरोहर है। पत्थरों को काटकर एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ था। एलिफेंटा की 7 गुफाओं में से एक नंबर की सबसे गुफा महत्वपूर्ण है, जहां भगवान शिव को समर्पित त्रिमूर्ति स्थापित है, जो कि सदाशिव के नाम से जानी जाती है। एलिफेंटा की गुफाओं को साल 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के बीच द्वीप में स्थित हैं। एलिफेंटा को धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित एलिफेंटा की गुफाओं को साल 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। पत्थरों को काटकर एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। एलिफेंटा की गुफाओं के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में एक राय नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्यों ने करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं को बनवाने का श्रेय देते हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 2 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जबकि अन्य 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा गुफाओं की गुफा नंबर 1 ग्रेट गुफा के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर भगवान शिव की कई मूर्तियां हैं। इस गुफा के केंद्र में भगवान शिव को समर्पित त्रिमूर्ति स्थापित है, जो कि सदाशिव के नाम से भी जानी जाती हैं। इस गुफा में भगवान शिव की अन्य एक और मूर्ति है, जिसमें गंगा को धरती पर लाते हुए शिव का चित्रण किया गया है। वहीं एलिफेंटा की गुफा नंबर 2 से गुफा नंबर 5 कैनन हिल के नाम से जानी जाती है। गुफा नंबर 6 को सीताबाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गुफा नंबर 7 के आगे एक तालाब है, जो कि बौद्ध तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही दुनिया में आने जैसा एहसास होता है। यही वजह है कि
एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब इन गुफाओं के साथ साथ आपको यादों के झरोखों में भी लिए चलती हूँ। आज महान शास्त्रीय संगीतकार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जन्मदिन है। आज ही के दिन 24 जून 1897 को ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ओंकारनाथ ठाकुर का संबंध ग्वालियर घराने से था। वे तत्कालीन संगीत परिदृश्य के सबसे आकर्षक व्यक्तित्व थे और 50 और 60 के दशक में पंडित जी की संगीत का जादू पूरे देश में छाया रहा। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की गायकी में रंजकता का समावेश तो था ही, वे शास्त्र के अलावा भी अपनी गायकी में ऐसे रंग भरते थे कि एक सामान्य श्रोता भी उनकी कलाकारी का मुरीद हो जाए। उनका गाया हुआ गाना वंदे मातरम या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुनने पर एक रूहानी अनुभूति होती है। 29 दिसंबर 1967 को 70 साल की उम्र में पंडित जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पंडित जी की इस जादुई आवाज़ के साथ आज आपको छोड़ जाती हूँ। अब अपना ख्याल रखें। नमस्कार। पंद्रह अगस्त 1947 को आजाद भारत प्रात रात देश में निबद्ध वंदे मातरम की जो स्वर लहरियां ऑल इंडिया रेडियो से गूंजी, वो संगीत मार्तंड श्री ओंकारनाथ ठाकुर जी की थी। संगीत के प्रकांड विद्वान पद्मश्री ओंकारनाथ का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नाना साहब पेशवा की सेना में थे। कुछ ही समय बाद उनका परिवार बड़ौदा से भरूच आकर बस गया। ओंकारनाथ जी का बचपन यहीं बीता और प्राथमिक शिक्षा भी यहीं संपन्न हुई। ओंकारनाथ की आयु जब 14 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें संगीत शिक्षा के लिए बंबई के विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय भेजा गया, जहां ओंकारनाथ जी ने 5 वर्ष के पाठ्यक्रम को